Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel The English Owl, and I'm Arushi and I'm here to teach you history, and this basic understanding will definitely help you in your upcoming competitive exams. Okay, so ancient India, medieval India and modern India, ये तीन पार्ट्स हैं हमारे हिस्ट्री के. उसको हम पढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको थोड़ा बोर्ड भी नहीं रहेगा और साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी पता चलते रहेंगे कि क्या फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी के लिए. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग हमें एक बात पता होनी चाहिए, हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री सबको लगता है हाँ भाई पास्ट है, इतिहास है ठीक है, पास्ट है ठीक है, लेकिन क्या हमने ये कभी जाना है हिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा बेसिक और डीप अंडरस्टैंडिंग है. डीप अंडरस्टैंडिंग हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री एक इंक्वायरी है, हिस्ट्री एक इन्वेस्टिगेशन है. हमने जो भी डेटा कलेक्ट करा उसको हमने इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें उस बारे में पता चला है कि ये जिस भी पीरियड से बिलोंग कर रहा है उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है. दैट्स व्हाई आप हो, मैं हूं, हम सब आज हम पता कर पा रहे हैं कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था. अदरवाइज विदाउट हिस्ट्री देयर इज नथिंग. ओके, सो अब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल एंड देन we'll move forward till modern India. Okay, so let's start. Before starting this, okay, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके बाद जब हमारा डेटा कलेक्ट हो जाता है, डेटा कलेक्ट होने का एक प्रोसेस भी रहेगा. ठीक है, प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस का नाम होता है आर्कियोलॉजी. क्या नाम है? आर्कियोलॉजी. उसी आर्कियोलॉजी के बेसिस पे ये सब चीजें हमें मिलती हैं. वही एक आर्कियोलॉजी वो प्रोसेस रहेगा जिससे हमें सब चीजों के बारे में पता चलेगा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलेगा. एंड अगर हमें वो पसंद आता है तो आज के टाइम पे भी हम उसको फॉलो करते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फॉलो करते हैं, या फिर बिल्कुल सेम फॉलो कर देते हैं. हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं. उस प्रोसेस का नाम है आर्कियोलॉजी. सो फॉर दैट मैटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये किसने किया था ये हमें पता होना चाहिए. अलेक्जेंडर कनिंघम. in 1861. ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये स्टार्टिंग में ही आपको 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. 2 मार्कर आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो ASI किसने फाउंड करा है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने. कब फाउंड करा है? 1861 में फाउंड करा है. और तीसरा पॉइंट आपके पास आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. ठीक है, 1 पॉइंट ASI अलेक्जेंडर कनिंघम ने फाउंड करा. 2 पॉइंट कब फाउंड करा? 1861 में फाउंड करा. 3rd पॉइंट फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. हु इज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? सो अलेक्जेंडर कनिंघम. अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टाइमलाइन. सो आई हैव टेकन ह्यूमन टाइमलाइन फॉर यू ऑल जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका टाइमलाइन क्या रहने वाला है. क्योंकि जैसे जैसे आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ोगे यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से हमारे पास्ट में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले फूड गैदरर्स मतलब जो भी आप एक जा रहे हैं, आपने कुछ भी गैदर करा है, आपने खा लिया, फूड गैदरर्स. ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने बचपन में सबने पढ़ा हुआ है, अर्ली मैन इवॉल्व हुआ है. ठीक है, उसका जो ब्रेन साइज था थोड़ा स्मॉल था, उससे वो लार्ज हुआ, उसकी बॉडी पोस्चर जो था वो इरेक्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया. धीरे धीरे वो अपनी एक्टिविटी डेली की जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उसको वो परफॉर्म अच्छे से करने लग गया.
तो सबसे पहले वो फूड गैदरर बना, जो भी उसको मिला रास्ते में, उसको भूख लगी, उसने उठाया, वो खा लिया, फूड गैदरर। उसके बाद धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा, जब उसकी इवोल्यूशन होने लगा, ब्रेन साइज इवॉल्व हुआ, सब कुछ चीजें, तब उसको समझ में आया कि ये जो पत्थर, ये जो पेबल्स है, इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ, इस स्टोन्स का भी मैं यूज कर सकता हूँ। और वो कैसे यूज कर सकता हूँ कि भाई मैंने हंट करा, कोई एनिमल है, उसको मुझे खाना है, उसको हंट करा, कैसे हंट करूंगा, उस टाइम पे तो कुछ चीजें ऐसी थी नहीं, उसको हंट करा, वही उसको पत्थर मार दिया, वो मर गया, उसको हमने खा लिया, तो हंटर गैदरर वो बन जाता है। धीरे धीरे उसी वो जो भी उसके पास वेपन्स थे, और उसका ह्यूमन इवॉल्व हुआ, उसके जो इवोल्यूशन हुआ है, और इवोल्यूशन होने के बाद उसको समझने आ गया कि मैं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर सकता हूँ, भाई मैं गाय को पालूंगा तो मुझे दूध मिलेगा। धीरे धीरे उसको ये भी समझ में आने लग गया। उसके बाद जो भी वेपन्स उसके पास थे, स्टोन्स उसके पास थे, उसको और उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया, और उसको ब्लेड बना दिया उसका। ठीक है, अब वही सब जो बहुत ही ज्यादा शार्प चीजें होती है, वही आप एक्सेस वगैरह आप यूज करते हो खुदाई करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आप यूज करते हो, कल्टीवेशन के लिए आप यूज करते हो, तो इसीलिए अब एग्रीकल्चर भी आ गया। धीरे धीरे एग्रीकल्चर आ गया, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, एग्रीकल्चर आ गया, पैसा आने लगा, तो लोगों ने सोचा क्यों हम छोटी छोटी जगहों पे रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े बड़े किंगडम्स बना सकते हैं, ठीक है, एम्पायर्स खड़े कर सकते हैं। एम्पायर्स खड़े होने लग गए, सेडेंटरी लाइफ, सेटलमेंट स्टार्ट होने लगी, दैट मीन्स सिविलाइजेशन अब आने लगी है। उसके बाद जब बड़े बड़े एम्पायर्स वगैरह खड़े होंगे, ऑब्वियसली आप देखेंगे हमारे पास आज कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसका ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी अभी हमने बात करी थी, वो कितना ध्यान रखता है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो उसका अब आके आर्ट एंड आर्किटेक्चर आने लग गया है। तो इसके बाद हमें यही देखना है, फूड गैदरर, hunters, domestication of animals, agriculture, sedentary life, and then art and architecture। इसी को हम रिलेट करेंगे हमारी टाइमलाइन से, एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक हमारा जो पार्ट है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। वो तो एक ओवरव्यू था। मैं आपको सबसे पहले बताया था फूड गैदरर्स के बारे में। तो पेलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, अभी उनका जो स्टोन्स है ना, वो कैसे हैं, अभी इस तरीके से नहीं है कि भाई कुछ मार पाए या हंट कर पाए या कुछ एग्रीकल्चर उससे हो पाए, ठीक है। तो ओल्ड स्टोन एज हम बोल सकते हैं, ये आपका टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर्स अगो टिल 10,000 BC। हम ये पीछे की तरफ आते हैं, ये 10,000 BC है, ठीक है। हाँ, और ये डेट्स आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, आपको सिर्फ ये याद रखना है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट स्टोन एज बताइए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट स्टोन एज जो है वो है पेलियोलिथिक एज। क्यों? पेलियोलिथिक एज में आपका होता है लोअर पेलियो, मिडल पेलियो और अपर पेलियो, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट स्टोन एज बोला जाता है। फिर मीजोलिथिक एज आता है, जिसमें हंटिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़ी बहुत डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आता है नियोलिथिक एज। यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है वो कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर कौन से स्टोन एज पे स्टार्ट हुआ है। सो आंसर वुड बी नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। फिर मैंने आपको बताया डोमेस्टिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, धीरे धीरे सेडेंटरी लाइफ आने लग गई, सेटलमेंट्स आने लग गई हैं। जब सेटलमेंट्स आने लग गई, हमें समझ में आ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। सभ्यता आने लग गई है अब, ठीक है। और ये 2800 है, ये 2500 भी हो सकता है। एनसीईआरटीज हमारी 2500 फॉलो करती है, तो हम भी 2500 ही फॉलो करेंगे वैसे, लेकिन ये कहीं भी 28 भी है, 25 भी है। उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेदिक एज पढ़ेंगे हम 1500 से 1000 BC के तक, और फिर लेटर वैदिक एज। ये ऋग्वेदिक एज जो है ये बहुत ही अच्छा, यहाँ तक जो रहा है ना बहुत अच्छा रहा है। विमेन की जो सिचुएशन है अच्छी रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी। जहां ये धीरे धीरे और ज्यादा किंगडम्स वगैरह आने लग गए, उनकी सिचुएशन भी डिटीरियोरेट होने लग गई है, हम देखेंगे। और लेटर वैदिक एज आता है 1000 to 500 BC। देन किंगडम्स आ गए हैं, बताया था मैंने आपको किंगडम्स आएंगे, जनपद, महाजनपद। मौर्यस का नाम तो किसने नहीं सुना, सबको पता है, उसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन्स हमने पढ़नी है,
200 BC 500 AD स्टार्ट हो गया, ठीक है। और हाँ, अभी डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको टाइमलाइन याद नहीं करनी, आपको अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है बस। गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम ये भी पढ़ेंगे। देन हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को लेते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इस्लाम आ जाता है, दैट मीन्स हमारा मिडीवियल एज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हम मिडीवियल पीरियड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सोर्सेज, मैंने आपको बताया इतनी सारी चीजें मुझे पता चली हैं, आपको कहीं और सोर्सेज से पता चले, बट वो पता चल कैसे रही हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, इसीलिए सोर्स पढ़ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्सेज भी हमारे पास ना दो तरीके के होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है जिसे हम मटीरियल रिमेन्स भी बोल सकते हैं, आसान शब्दों में मटीरियल रिमेन्स मतलब जो भी चीजें रह गई हैं, ठीक है। और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेचर्स वगैरह होते हैं। तो एक सोर्स आपका मैंने बताया मटीरियल रिमेन्स है ये, एंड दिस इज व्हाट, लिटरेरी सोर्सेज, ये लिटरेरी सोर्सेज में आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सारा लिटरेचर्स है, यहाँ मटीरियल रिमेन्स। अब मटीरियल रिमेन्स में आपको मैं डिक्टेट कर देती हूँ क्या क्या होता है। पोएट्री हो गई, पेंटिंग्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, ठीक है। ये सारा मटेरियल जो है ये रह गया है, इससे हमें थोड़ा इसके बारे में हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, उन्होंने और ज्यादा रिसर्च करी है, इन्वेस्टिगेशन करी गई है, तब हमें उस जमाने की हिस्ट्री पता चली है। यहाँ आते हैं लिटरेरी सोर्सेज में, तो लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास क्या है, रिलीजियस सोर्सेज हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, नॉन रिलीजियस बुक्स है। व्हेन आई से रिलीजियस बुक्स, तो रिलीजियस टेक्स्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, ब्रह्मानिकल, ठीक है। ब्रह्मानिकल मतलब ऋग्वेद वाले सारे चारों वेदास हो गए, अरण्यकास हो गए, जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर जब मैं नॉन रिलीजियस बोलूं तो नॉन रिलीजियस में क्या आएगा, एक तो नॉर्थ इंडिया का पार्ट आ जाएगा, जो भी कालिदास जी ने, जो मतलब कालिदास हो गए और भी जितने भी स्कॉलर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, वो आ गया। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट और एक सेपरेट टॉपिक है पढ़ने लायक, जो हम पढ़ेंगे आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे, दैट इज संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर कहां से डील करता है, साउथ इंडिया से डील करता है, ये भी पता होना चाहिए। मटीरियल रिमेन्स, अब देखो, ठीक है। द एंशिएंट इंडियंस लेफ्ट इन्यूमरेबल मटीरियल रिमेन्स, द स्टोन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया एंड ब्रिक मोनास्ट्रीज इन ईस्टर्न इंडिया स्टिल स्टैंड टू रिमाइंड अस ऑफ द ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं, मोनास्ट्रीज हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये हमें क्या दिखा रहे हैं, इनकी पढ़ाई करके हमें क्या पता चल रहा है, पिछले जमाने में किस तरह से लोग रहते थे, क्योंकि वहां पे ना इंस्क्रिप्शंस वगैरह जरूर कहीं ना कहीं होते हैं, उससे थोड़ा बहुत आइडिया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने ये सब अंदाजा लगा के हम तक ये बातें पहुंचाई हैं। देन एक्सकवेशंस हुई हैं, खुदाई करी है बहुत ज्यादा, और उससे हमें जो भी सामान मिला है उसके बारे में रिसर्च करा गया है। तो excavations have brought to light of the cities which the people established around 2500 BC in northwestern India, ठीक है। They tell us about the material culture which was developed in the Gangetic Plains. तो Gangetic Plains में जो भी कल्चर डेवलप हुआ था, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। Then they show the layout of the settlement in which people lived. तो क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पर है। People lived, the types of pottery, किस तरह से पॉटरी उन्होंने यूज करी है, बहुत अलग अलग तरीके की पॉटरीज हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर्म ऑफ हाउस इन विच दे ड्वेल्ड, किस तरीके के हाउसेस में वो रहते थे, ठीक है। काइंड ऑफ सीरियल्स दे यूज्ड एज फूड, कैसा खाना खाते थे। उसके बाद द टाइप ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दे हैंडल्ड, क्या उन्होंने टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, क्या वेपन्स उनके पास रहे होंगे। सम पीपल इन साउथ इंडिया बरीड अलोंग विद द डेड देयर टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेगालिथ्स, ये एक पॉइंट आप इसको ऐड कर लो, ये सेपरेट क्वेश्चन बन गया। मेगालिथ्स क्या होता है, साउथ इंडिया में बेसिकली ज्यादा देखा गया है कि वो क्या करते थे, अपने डेड को जब बरी करना है, जो भी एक्सपायर हो गया उसको डेड को बरी करना है, उसके साथ उसकी बिलोंगिंग्स रख देते थे, कुछ भी रख दिया, टूल रख दिया, वेपन रख दिया, कुछ भी जो भी उसका मनपसंद चीजें होंगी रख दी, ठीक है। और एक बड़े से स्टोन में रख देते थे, लाइक दिस। अगर ये एक बड़ा सा स्टोन है, यहाँ पे वो बरी कर रहे हुए हैं, तो वो इस तरह से, तो दिस बड़ा जो स्टोन है ना, दिस इज मेगालिथ ओनली,
राइट. सो सम पीपल इन साउथ इंडिया, और यहाँ ये प्रैक्टिस ज्यादा किया गया है साउथ इंडिया में, ये भी आप याद रख सकते हो. अलॉन्ग विद द डेड, द टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, अदर बिलोंगिंग इन द ग्रेव्स में रख दी, which were encircled by big pieces of stones, and these are megaliths. The science which enable, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. So let's read it out. The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner in successive layers and to form an idea of the material life of the people is called archaeology. Systematic manner में करने को बोल रहे हैं वो लोग. कैसे? ऐसे कुछ ना, ऐसे ऐसे उन्होंने डिगिंग करी है, ठीक है. एक्सकवेशंस कुछ इस तरीके से की गई हैं, सिस्टमैटिक मैनर्स में, लेयरिंग में की गई है. अब ये लेयरिंग का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या आएगा? सक्सेसिव लेयर्स का. सक्सेसिव लेयर्स का मतलब क्या है? हमें क्रोनोलॉजी का पता चल रहा है. जो सबसे नीचे होगा ऑब्वियसली वो सबसे पुराना होगा, इसीलिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, सक्सेसिव लेयर्स. सो ये क्या होता है आपका? आर्कियोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप हिस्ट्री पढ़ पा रहे हो. कॉइन्स. अब हम आ जाते हैं मटेरियल रिमेन्स, एक एक करके हम पढ़ते हैं. सो ये स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हैं आप. देन अर्लीस्ट कॉइन्स कंटेन अ फ्यू सिंबल्स. सबसे पहले के जो सिंबल्स हुआ करते थे वहां उस पे सिर्फ छोटे कुछ सिंबल्स हो जाते थे, जैसे कि ट्री बना दिया, बुल बना दिया, कोई भी एनिमल. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, लेटर कॉइन्स मेंशन द नेम्स ऑफ किंग्स, गॉड्स और डेट्स, ये भी इनके नाम भी ऐड होने लग गए, ठीक है. This has enabled us to reconstruct the history of several ruling dynasties. किंग का नाम है, उस किंग का, अब देखो क्या होगा, ट्रेडिंग भी इससे हमें पता चल रही है. अगर एक किंग ए है, किंग बी की तरफ उसने अपना ट्रेडिंग, वो उधर दूसरी जगह पे उस रीजन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना जो कॉइन्स है वहां भेज रहा है, ठीक है. उसके कॉइन्स अगर वहां दूसरी रीजन बी में अगर पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है ये एक कॉइन वहां भी मिला, यहाँ भी मिला, इसका मतलब इनके बीच में इंटरलिंक कुछ ट्रेडिंग चलती थी. तो कॉइन्स हमें ये भी चीजें समझा देते हैं. Especially of the Indo-Greeks who came to India from North Afghanistan and ruled here in the 2nd and 1st centuries BC. उसके बाद inscriptions important है बहुत ज्यादा. Their study is called epigraphy. जैसे coins की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, वैसी एपिग्राफी किसे बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को. और वही इंस्क्रिप्शंस अगर ओल्ड राइटिंग के मैनर में लिखी गई है, पुरानी राइटिंग में, ओल्ड का मतलब ना पेलियो होता है, तो वही आप दिमाग लगाइए. Study of the old writing used in the inscription other record is called paleography. तो जब inscription की स्टडी की बात है तो एपिग्राफी, और old writing used in inscription तो वो मतलब है paleography. In the country as a whole, the earliest inscription were recorded on stone. पहले stone में किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा जब अच्छे से पैसा वैसा बनने लग गया ना, तो अब कहाँ हो रहा है, क्रिश्चियन सेंचुरीज जब आने लगी हैं, कॉपर प्लेट पे, ठीक है. सो बट इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा, कॉपर प्लेट्स began to be used for this purpose. The earliest inscription written in the प्राकृत लैंग्वेज, उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे संस्कृत भी ऐड होने लग गया, लेकिन सबसे पहले प्राकृत था. ये क्वेश्चन आ सकता है तो वो ध्यान रखना है. मोस्ट इंस्क्रिप्शन बेयरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता टाइम्स. तो जो मौर्य टाइम्स के कॉइन्स ले लिए, पोस्ट मौर्य टाइम्स के कॉइन्स ले लिए, और गुप्ता टाइम्स के कॉइन्स ले लिए, उनको एक जगह इकट्ठा करा है और उस कलेक्शन को एक नाम दिया गया है. ये एक पॉइंट आपका बन सकता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ठीक है. The Harappan inscriptions which await decipherment seem to have been written in a pictograph. जब जैसे हमने देखा प्राकृत लैंग्वेज में पहले लिखा गया, फिर संस्कृत में लिखा गया, लेकिन सिर्फ हरप्पन इंस्क्रिप्शंस ही ऐसी हैं जो हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें मिली है, जो पिक्टोग्राफ की फॉर्म में लिखे, पिक्चर्स थे, खाली सिर्फ पिक्चर्स बनाए उन्होंने. और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये अभी तक डिसाइफर किसी ने नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया कि उसका मतलब क्या था. डिसाइफरमेंट वो खोज नहीं पाए कि इसके पीछे का मतलब क्या है. वो कुछ एक सील होती थी, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स बनी हुई है, तो पिक्टोग्राफ की फॉर्म में है, expressed in the form of pictures. Now, Ashokan inscriptions were engraved in the Brahmi script. देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस किस फॉर्म में, किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट.
ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है। और जैसे हम अभी लिखते हैं, ये हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही है, हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमारा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। खारोष्टी स्क्रिप्ट होता है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, जैसे उर्दू हो गया, ये सब नॉर्थ वेस्टर्न या सेंट्रल एशिया में ये बहुत चलता है खारोष्टी स्क्रिप्ट, तो वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, इधर से उधर लिखा जाएगा, क्लियर। और ऐसा ही नहीं है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सारी ब्राह्मी में है, कुछ जो उस साइड मिली होंगी हमें वो कुछ खारोष्टी में भी थी। अब मेन पॉइंट ये आता है, ये तो डिसाइफर हो नहीं पाया, ठीक है, इसकी डिसाइफरमेंट नहीं हुई है अभी तक, ये पिक्टोग्राफ फॉर्म में था। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हुई है, वो किसने करी है, जेम्स प्रिंसेप ने करी है, जेम्स प्रिंसेप ने करी है। कब करी है, 1837 एडी में करी है, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 एडी। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, आपके क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, तो आप धीरे धीरे इसको पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला समुद्रगुप्त फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, इनका एक इंस्क्रिप्शन है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। अब इसी पॉइंट में ना 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का दूसरा नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा, इसको किसके साथ रिलेट करो यार, समुद्रगुप्त के साथ, ओके। और उनका कोर्ट पोएट का नाम बताइए, तो हरिसेन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था, 4 कोर्ट पोएट्स अलग अलग रूलर्स के दे दिए जाएंगे, हरिसेन आपको याद करना है। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट हरिसेन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन उनके साथ एसोसिएटेड है, उसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं और संस्कृत में वो लिखा गया है। सेकंड इज रुद्रदमन I, ये शाक रूलर थे, रुद्रदमन I। इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है कि एक डैम बना है, कहाँ बना है, सुदर्शन लेक पे। क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछा जाएगा कि डैम कहाँ बना है, सुदर्शन लेक पे बना है, ठीक है, गुजरात में है, सुदर्शन लेक पे बना है। किसने बनाया है, पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट में 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। रुद्रदमन I ने बनवाया है, क्या इंस्क्रिप्शन बनवाया है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। उसमें क्या लिखा है, मेंशंस दैट डैम ऑन सुदर्शन लेक 1 पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त 2 पॉइंट। पुष्यगुप्त कौन है, गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद गौतमी बालासरी सातवाहना, सातवाहना भी एक रूलिंग डायनेस्टी थी, उसके बारे में, उसके सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में हमें नासिक केव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। देन स्कंदगुप्त, गुप्ता इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे रूलर्स रहे हैं, उसमें से एक स्कंदगुप्त भी हैं। इन्होंने एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी हुनाज या हून, इन्होंने डिफीट करा था स्कंदगुप्त ने। तो इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, भीतारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, हुनाज इन्वेजन। और दूसरा एक ये भी है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत रिटन इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु। नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस जूनागढ़ एंड दिस जूनागढ़। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो इस तरह से पूछेंगे ताकि पता चल जाए कि ये स्कंदगुप्त वाला है और ये रुद्रदमन वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु है। देन पुलकेशिन II, चालुक्यास से, चालुक्यास भी एक रूलिंग डायनेस्टी थी, वहां का इंपॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन II। इनका जो इंस्क्रिप्शन है, एसोसिएटेड इंस्क्रिप्शन है, वो है ऐहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रवि कीर्ति, ये पूछा जाएगा कि ये इनके कोर्ट पोएट थे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था हरिसेन समुद्रगुप्त के, यहाँ पुलकेशिन II के है रवि कीर्ति, ठीक है। और इनसे साथ में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऐहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन। खारावेला कलिंग से, कलिंग उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा को कलिंग बोलते थे, वहां के रूलर है खारावेला, ठीक है। इनसे कौन सा एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एक और उसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपको बता देती हूँ, वो क्या है कि सबसे पहले भारत जो वर्ड है ना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन्ड है सबसे पहले, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और किससे एसोसिएटेड है, खारावेला कलिंग से।
चंद्रगुप्त टू, गुप्ता के बहुत सारे रूलर्स बताए थे, उसमें से चंद्रगुप्त टू भी हैं, ये सब जानते हैं। वैसे मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली में देखा भी होगा, और दूसरा है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। देन हीलियोडोरस बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आप याद रखो, अशोक मौर्य एम्पायर से थे। रोमिनदेई इंस्क्रिप्शन और भब्रू इंस्क्रिप्शन, अशोक के बारे में हम इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स, जब हम अशोक का पढ़ेंगे तो एडिक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट वील डील तब जब हम अशोक पढ़ेंगे। राजराजा चोला किंग के थे, राजराजा इंपॉर्टेंट। तंजौर इंस्क्रिप्शन इनसे एसोसिएटेड है। डांटी दुर्ग राष्ट्रकूटा किंग है, किसके, एलोर केव इंस्क्रिप्शन के। अब हम लिटरेरी सोर्सेज देख लेते हैं। ये इंस्क्रिप्शन हमारा डन हो गया है। थोड़े इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन अभी आपको एट फर्स्ट बता दिए गए हैं, धीरे धीरे मैं और क्वेश्चंस के साथ और इंस्क्रिप्शंस भी आपको बताती चलूंगी। अब हम लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे, ठीक है। मोस्ट एंशिएंट बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स, ये सबको पता है, रिलीजियस बुक्स भी है, नॉन रिलीजियस बुक्स भी है। और ये जब मैं सोर्सेज पढ़ा रही थी, सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, तब मैंने आपको बताया था ये बात। दे थ्रो कंसिडरेबल लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। बिल्कुल, हमें लिटरेरी सोर्स हम पढ़ेंगे, उसके बारे में पता चलेगा कि क्या बैकग्राउंड रहा होगा। पिक्चर्स वगैरह पुराने जमाने की बन रही है, ऐसी तो बनेंगी नहीं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखा होगा ना लिटरेचर्स में, क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे उनका बैकग्राउंड था, उसी को फॉलो अप करके वो पिक्चर्स बना रहे हैं, मूवीज बन रही है आजकल। सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद। तो पहले वैदिक एज आया था, और ऋग्वेद उसमें से है एक पहला, एक खाली ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद है आउट ऑफ 4 वेदास जो सबसे पुराना है, सबसे पहला यही बना था। बाकी लेटर वैदिक एज के हम बोलते हैं वेद, ठीक है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। वर्ड वेद comes from the root word विद। विद का मतलब होता है टू नो, जानकारी, जानकारी आप लोगे, ठीक है, उसमें से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, ठीक है, नॉलेज। तो वर्ड वेद comes from the root विद, that is to know। उसके बाद ऋग्वेद लिटरली मीन्स वेदा ऑफ प्रेज। प्रेज यानी कि जो ऋग्वेद में जो हिम्स है, बेसिकली उसमें हिम्स कंटेन कर रखा है, उसमें हिम्स रखी हुई है, उसमें लिखी हुई है, और वो हिम्स किसके लिए है, इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान के लिए। और 3 गॉड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 गॉड, इनके बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स और मंडलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओल्डेस्ट हिम कंटेन्ड इन द मंडल, ये सेकंड है, 2 to 7, ठीक है, सेकंड से 7 मंडल्स यानी बुक्स हैं, ठीक है, उसमें उस बुक्स को कहते हैं फैमिली बुक्स, और यहाँ ओल्डेस्ट हिम्स आपको मिलेंगी। अब मेन पॉइंट, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ देखे गए, ऐसे 2 stars फॉर इट। इन मंडल 3 ऑफ द ऋग्वेद कंपोज्ड बाय विश्वामित्र, फेमस गायत्री मंत्र हमें मिला है, एड्रेस टू सोलर डेटी सावित्री। 3 क्वेश्चन मिल गए इससे हमें, ठीक है। पहला, कौन से मंडल पे गायत्री मंत्र लिखा गया है, तो कौन से पे लिखा गया है, 3rd मंडल पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र किसने कंपोज करा, किसने किया है, विश्वामित्र ने किया है। उसके बाद कि जो गायत्री मंत्र है वो किस सोलर डेटी को डिवोटेड है या एड्रेस कर रखा है, किसके लिए किया गया है, किसके लिए, सावित्री, सोलर डेटी सावित्री। सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं 10th मंडल पे। इट इज 10th मंडल में क्या है, प्रेजेंट द हिम ऑन क्रिएशन, क्रिएशन कैसे ओरिजिन हुआ है, क्रिएशन, ठीक है, विच इज कॉल्ड द पुरुष सुक्त हिम, पुरुष सुक्त हिम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पुरुष सुक्त हिम के लिए, वो क्या कहता है, लार्जेस्ट हिम ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का लार्जेस्ट हिम कौन सा है, एक क्वेश्चन, पुरुष सुक्त हिम। पुरुष सुक्त हिम किस में दे रखा है, 10th मंडल में, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम अब देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द ऋग्वेद बिगैन बाय 1500 से 1000, 1500 से 1000, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद, तभी ये सबसे पहला वेद कहेंगे, ठीक है, सबसे पहला वेद, फर्स्ट वेद ऋग्वेद by 1500 BC and ended by 1000 BC,
उसके बाद लेटर वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है, जहां पे 3 वेदास हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सामवेद बेसिकली बुक ऑफ चैंट्स के नाम से भी इसको आप बोल सकते हो, बुक ऑफ चैंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सामवेद से ये है हमारे एग्जाम के हिसाब से कि इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से ही हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली वो म्यूजिकल ट्यून्स से रिलेट कर रहा है, तो हमारा इंडियन म्यूजिक कहाँ से ओरिजिन हुआ होगा, उसका सामवेद से ही हुआ होगा। अगर याद भी नहीं रहे फिर भी इतना तो पता ही होगा, बुक ऑफ चैंट्स है, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक भी यही से ही है, ठीक है, सामवेद से। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलेंगे, मंत्रास फॉर पर्पस ऑफ रेसिटेशन एंड रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के टाइम पे जो भी हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको जैसे फॉलो करना होता है कि सैक्रिफाइस आपको परफॉर्म कैसे करना है, यजुर्वेद में लिखा गया है। अब सेकंड पॉइंट जो दे रही हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजसूया और वज्रपेय, ये 2 सेरेमनीज होती थी जो बड़े राजा महाराजा परफॉर्म करते थे, वो सबसे पहले मेंशन यजुर्वेद में ही की गई है, मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वेदा। कौन सी, राजसूया और वज्रपेय। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, क्या हो रखा है, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कॉन्स्टिट्यूट द त्रैवेद, ठीक है, कंपोज्ड बाय आर्यंस। इसको त्रैवेद बोल रखा है, या इस तरीके से हम ले लेते हैं इजी करने के लिए ना। त्रैवेद पूछा जाएगा, त्रैवेद में कौन कौन से वेद इंक्लूडेड है ना, तो आपको कैसे पता होना चाहिए, ऋग, साम और यजुर, त्रैवेद में। त्रैवेद क्यों बोल रहे हैं, 3 वेद इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि ये 3 ही क्यों इंक्लूड कर रखे हैं, अथर्ववेद क्यों नहीं कर रखा, क्योंकि ये तीनों वेद ही खाली आर्यंस ने कंपोज करे थे, बनाए थे, कंपोज करे थे। बाकी का जो अथर्ववेद रहता है लास्ट वाला, वो लास्ट में कंपोज किया गया है, वो नॉन आर्यन था। अथर्व सेज थे बट वो नॉन आर्यन थे, इसीलिए वो अलग है। ये त्रैवेद यहाँ अलग है क्योंकि ये आर्यंस ने बनाए हैं, आर्यंस ने कंपोज करे हैं। पहले के टाइम पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में रहता था, काफी सारे डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिले हैं। Now अथर्ववेद, it was compiled by अथर्व सेज, ठीक है, ये सेज थे, नॉन आर्यन थे पर ये, ठीक है। और इसके बाद इट इज द वेद ऑफ फॉर्मूला, चार्म, स्पेल्स, मैजिक स्पेल्स वगैरह जो आप देखते हो ना, वो सब डिसीजेस के लिए ये अथर्ववेद में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, आयुर्वेद आपका अथर्ववेद में इसका ओरिजिन दे रखा है, अथर्ववेद में आयुर्वेद, ए से आप एसोसिएट कर लो प्लीज। एंड दिस आल्सो हैज द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन मेडिसिन। आयुर्वेद, इंडियन मेडिसिन, वन ऑफ द सेम थिंग ओनली। आयुर्वेद आए तो भी अथर्व है, इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन आए तो भी अथर्ववेद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वर कंपोज इन लेटर वैदिक पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेदिक एज का है। बाकी के जो 3 आते हैं, साम, यजुर, अथर्व, दैट इज रिलेटेड टू लेटर वैदिक पीरियड, 1000 BC से 600 BC तक। ब्राह्मणास कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो 4 वेद हमने पढ़े होंगे उस 4 वेद का एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है, उसे ब्राह्मणास बोलते हैं। 18 ब्राह्मणास हैं, बट अभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इम्पोर्टेंट रहता है वो है शतपथ ब्राह्मण्स। एंड सब्सिक्वेंटली आई गिव यू एन आइडिया ऑन ऑल दी 18 ब्राह्मण्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको लिस्ट सारी प्रोवाइड करती चलूंगी। They are the prose commentaries on the 4 Vedas और साइंस ऑफ सैक्रिफाइस से ये डील करते हैं। 18 ब्राह्मण्स है, शतपथ ब्राह्मण है, कुछ इंपॉर्टेंट है। अरण्यकास क्या है, इन्हें फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है। फॉरेस्ट बुक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में ही कंपोज किए गए हैं बाय द फॉरेस्ट पीपल ओनली।
ठीक है, फॉरेस्ट पीपल जो वहां रहते थे उन्हीं लोगों के द्वारा इसको कंपोज करा गया है, इसीलिए इनको फॉरेस्ट बुक्स बोलते हैं। अरण्यकास उन्हीं के लिए है, उन्हीं के द्वारा है। These are forest books which were composed in forest and were meant for study in the forest. Now, Upanishads. Upanishads क्या है? 108 उपनिषद है हमारे पास। उपनिषद क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो गई जो अभी हमने वेद के बारे में पढ़ा। वेद को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करने के लिए ना उपनिषद आया है। तो उपनिषद आर क्रिटिकल ऑफ द वेदास। जो भी वेद में डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है या जो उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि भाई आप रिचुअल्स परफॉर्म करो, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करो, इसी वजह से आप अपना गॉड से आपकी मिलन हो सकती है, आप डिवाइन से आप मिल सकते हैं, सैल्वेशन मिल सकता है आपको, इन सब चीजों को वो मना करते हैं। वो कहता है कि आप अपने सेल्फ पे भरोसा रखो, अपनी आत्मा पे भरोसा रखो और स्पिरिचुअल रियलिटी गॉड है उनसे आप अपने आप को रिलेट करो। रादर आप ये सोचो कि मैं सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करके उनसे मिलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये उपनिषद का कहना है, मेरा नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे समझेंगे। उपनिषद यही कहते हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको? द 4 वेदास को। उपनिषद आर क्रिटिकल ऑफ द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। अब वो क्या दे रहे हैं? स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास एंड स्ट्रेस ऑन ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग पे स्ट्रेस करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, वो क्या बोलते हैं? ज्ञान मार्ग। व्हाट इज ज्ञान मार्ग? पाथ ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज रखिए, रादर आप रिचुअल्स परफॉर्म करके डिवाइन से मिलेंगे, नहीं, आप नॉलेज रखिए। अब गौतम बुद्ध है, उन्होंने कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं किया, उनको सैल्वेशन मिली, उन्होंने भी 8 फोल्ड पाथ हमें प्रोवाइड करे। तो इसीलिए उपनिषद क्रिटिकल है, किसके? वेदास के क्रिटिकल है। उसके बाद सेंट्रल थी, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, छंदोग्य उपनिषद, एक एक करके उपनिषद देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल थीम ऑफ देयर मेटाफिजिक्स इज तत्त्वमसि। तत्त्वमसि किसमें दे रखा है? छंदोग्य उपनिषद ये वही बोलते हैं, ज्ञान मार्ग के बारे में ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ, दैट इज आत्मन, उस पे बिलीव रखिए, आत्मा पे बिलीव रखिए। एंड स्पिरिचुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी दैट इज गॉड, डिवाइन, उन पे भरोसा रखिए। रादर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करके कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ, आत्मा पे भरोसा रखिए, स्पिरिचुअल रियलिटी पे भरोसा रखिए। एंड तत्त्वमसि किस पे दे रखा है? छंदोग्य उपनिषद में दे रखा है। देन द आइडिया ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ किस पे, कौन से उपनिषद में मेंशन्ड है? तो बृहद अरण्यका उपनिषद पे दे रखा है। और बृहद अरण्यका छंदोग्य उपनिषद ये अर्लीस्ट उपनिषद भी कहते हैं। सबसे पहले बृहद अरण्यका बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट है, प्लस उसके बाद आता है छंदोग्य। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसपे बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने बात करी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज ड्रॉन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। अर्लीस्ट रेफरेंस टू लॉर्ड कृष्णा, सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा के बारे में कौन से उपनिषद में लिखा गया था? छंदोग्य में। देन शिव, शिव के बारे में सबसे पहले किसमें लिखा गया था? श्वेत अश्वत्रा, श्वेत अश्वत्रा उपनिषद। ठीक है, अब हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने डायरेक्ट किया और उन्होंने इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश करा। तो कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी एक अकाउंट हमें दिया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र गिव्स अ डिटेलिंग अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। हमें मौर्यन एम्पायर के इकोनॉमी, सोसाइटी, सब चीजों के बारे में, उसका कल्चर अर्थशास्त्र प्रोवाइड करता है। जो भी वहां पे रूल्स रेगुलेशंस यूज किए गए थे वो सब अर्थशास्त्र हमें प्रोवाइड करता है। कौटिल्य के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हमारे हिसाब से, इंडियन मैकियावेली उन्हें बोला जाता था। तो ये एक पॉइंट बन सकता है, इंडियन मैकियावेली। मैकियावेली इटालियन डिप्लोमैट, ऑथर, ये भी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन में, इंटेलेक्चुअल में काउंट होते हैं। इसीलिए चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनको कंपेयर किया गया है मैकियावेली से और उनको एक टाइटल दे रखा है इंडियन मैकियावेली।
चाणक्य ऑल्सो रोट अ बुक, एक तो अर्थशास्त्र है ही है, एक है चंद्रगुप्त कथा। चंद्रगुप्त कथा भी चाणक्य ने लिखी है एंड हाईलाइटिंग द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। देन इंपॉर्टेंट लॉ बुक इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। इसमें जो टेक्स्ट है ये डिवाइडेड है, 15 बुक्स में डिवाइडेड है। उसमें से अगर आप देखोगे सेकंड और थर्ड बुक सबसे पहले की डेट की बोली जाती है कि सबसे पहले सेकंड और थर्ड बुक लिखी गई थी, 15 बुक्स है उसमें। हालांकि इंपॉर्टेंट जो था वो यही है, इंडियन मक्यावली, और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। Then its earliest portion or reflect the state of society economy of the age of Mauryas, जो मैंने अभी आपको बताया। It provides rich material, that means a detailing account to study of ancient Indian polity and economy. Then we come to Megasthenes Indica. मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एम्बेसडर था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में मेगास्थनीज को भेजा था। सो पहला पॉइंट और एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे या उसके कोर्ट में कौन सा एम्बेसडर आया था? तो मेगास्थनीज आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मेगास्थनीज को भेजा किसने था? तो भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। फिर मेगास्थनीज यहाँ पे जब आए, उन्होंने देखा कि कैसे सोसाइटी है, क्या उनका कल्चर है, उसी का ही उन्होंने एक अकाउंट बना दिया और उसका नाम दे दिया इंडिका। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। गिव्स एन आउटलाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। देन विशाखदत्त मूद्र राक्षस। ये मूद्र राक्षस एक बुक लिखी गई है, किसने? विशाखदत्त ने लिखी थी। एंड इसमें वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे, लो सोसाइटी से, लो ओरिजिन उनका था, वो वहां से बिलोंग करते थे। विशाखदत्त ने एक और बुक लिखी थी, वो है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखदत्त ने लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया कि जो चंद्रगुप्त टू थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू थे, उन्होंने शाक रूलर को डिफीट करके थ्रोन पे बैठे, ठीक है। तो ये देवी चंद्रगुप्तम भी विशाखदत्त ने लिखी है, मूद्र राक्षस भी विशाखदत्त ने लिखी है। लेकिन मूद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की गई है कि वो लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे। देवी चंद्रगुप्तम ये भी एक पॉइंट बन सकता है, देवी चंद्रगुप्तम भी इन्होंने लिखे, विशाखदत्त ने, लेकिन इसमें बात की गई कि चंद्रगुप्त टू जो थे उन्होंने शाक रूलर को डिफीट करा और थ्रोन पे बैठ गए। कालिदास, कालिदास के बारे में सब जानते हैं, इनकी जो मेन बुक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कालिदास की कौन सी इसमें से बुक्स हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना होगा, तो वो आप याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट एक ये है, ये किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त टू जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनके ये कोर्ट पोएट थे, ये एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, इनको शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट, सो कालिदास। फिर कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। एक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम एक लव स्टोरी है, दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में लिखा था। और इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अभिज्ञान शकुंतलम को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? एक पॉइंट ये भी बनेगा, तो वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। और कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आप याद रख लो बस। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारा। देन महाभारत, टू एपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। कौन सी है? महाभारत और रामायण। तो महाभारत एक लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम इन द वर्ल्ड लिटरेचर बोला जाता है इसको। क्वेश्चन आ जाएगा सेम यही डायरेक्ट कि कौन सी है लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम, तो आपको बताना है वो महाभारत है। महाभारत किसने लिखी थी? सेज व्यास, जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने लिखी थी। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ओरिजिनली सबसे पहले इसमें 8800 वर्सेस थे, तो जब वो 8800 वर्सेस थे ना, तब उसको क्या बोला जाता था? जय समिथा, जय समिथा। ये थर्ड क्वेश्चन बनेगा आपका। देन ये 8800 वर्स
और आगे बढ़ के कितने हो जाते हैं 24,000, 24,000, ठीक है, 24,000 वर्सेस होते हैं और इसको अब बोलते हैं हम भारत। तो आप ये ध्यान रखना है 8800 वर्सेस में क्या बोलते थे, जय संहिता बोलते हैं। 2400 वर्सेस में जब वो आगे बढ़ती है तो उसी महाभारत को इन्होंने भारत बोला गया है इसको। उसके बाद जो उसकी फाइनल कंपाइलेशन है, फाइनल कंपाइलेशन में उसके 1 लाख वर्सेस है, 1 लाख, then it came to be known as the सतसहस्री संहिता और दी महाभारत। तो पहले 8800 वर्सेस तो क्या था वो, जय संहिता, देन 24,000 वर्सेस हुए तो उसको क्या बोला गया, भारत, देन उसकी और वर्सेस उसमें डाले गए हैं, ऐड करे गए हैं, वो फाइनल कंपाइलेशन थी, उसमें 1 लाख वर्सेस थे तो उसको क्या बोलते हैं हम, सतसहस्री संहिता या फिर महाभारत। And it reflects the state of affairs from 10th century BC to 4th century AD। ये टाइमलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसको तो याद करना ही है। रामायण, रामायण को क्या बोला जाता है, अधिकाव्य। जैसे वहां था लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेचर, वो क्या थी, वो थी महाभारत। और रामायण को भी एक चीज है इसके बारे में पता होना चाहिए, अधिकाव्य बोला जाता है इसको। रामायण और वाल्मीकि, अब किसने लिखी थी, वो था मतलब किसने लिखी थी, वेद व्यास, सेज व्यास जी ने लिखी थी महाभारत। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एक पॉइंट, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 6000 वर्सेस, 8800 वर्सेस ओरिजिनली किसमें थे, महाभारत में थे, जिसको जय संहिता बोला जाता था। इसको 6000 वर्सेस इसमें ओरिजिनल थे एंड विच वर रेज्ड टू 12,000 वर्सेस एंड फाइनली 24,000 वर्सेस। अब जो कॉम्पोजिशन है रामायण की, इट स्टार्टेड इन द 5th सेंचुरी BC और बहुत सारे स्टेजेस आए इसमें, 1 से 5 तक स्टेजेस आए और 5th इसका फाइनल स्टेज था, वो आता है 12th सेंचुरी AD। तो एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो रामायण है वो महाभारत के बाद लिखी गई है। यहाँ से देखो 10th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी AD और यहाँ पे ये कब खत्म हो रही है, 12th सेंचुरी AD। तो ये थोड़ी लेटर कंपाइलेशन है, महाभारत पहले था, महाभारत की कंपाइलेशन पहले हो गई है। अब संगम लिटरेचर, जो मैंने आपको बताया था कि रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, ठीक है, नॉन रिलीजियस में अभी जो हमने पढ़ा इंडिका, अर्थशास्त्र और जितनी भी कालिदास जी की भी हमने पढ़ी है, महाभारत, रामायण, ये नॉन रिलीजियस में आता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें थोड़ा सा, संगम लिटरेचर भी नॉन रिलीजियस है। संगम क्या है, एक्चुअली क्या होता था साउथ इंडिया में कुछ टाइम बाद क्या शुरू हुआ, जो चीफ्स और किंग्स है, ये लोग पेट्रोनाइज करते थे, यानी कि अपने जो भी पोएट्स हो गए, कोर्ट पोएट्स हो गए, इनको ऑथर्स हो गए, इनको पेट्रोनाइज करते थे, इनको बोलते थे आपको ये सब लिखना है, उनको पैसे वैसे जो भी देने होते थे दे देते थे, ठीक है। अब और एक लिटरेचर आपको तैयार करनी है, आपको हमारे साउथ इंडिया का लिटरेचर तैयार करनी है, उसका कल्चर, उसका बैकग्राउंड, आपको उसमें सब कुछ लिखना है, जिससे आगे वाली जो पॉपुलेशन है उन्हें सब पता हो। जैसे हमें सब पता है कि पीछे का साउथ इंडिया का हिस्ट्री क्या है, संगम लिटरेचर से ही हमें समझ में आती है। तो एक्चुअली संगम है क्या, कि जब कुछ असेंबलीज मिलती, मतलब सारे कोर्ट पॉइंट्स बैठ जाते थे, चीफ्स किंग्स ने इन्होंने पेट्रोनाइज कर रखा था, वो असेंबलीज में बैठ के, कुछ असेंबलीज में बैठ के ये पोएम्स लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, एपिक्स लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, तो वो उन असेंबलीज को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, संगम। और वही उसी असेंबली में यानी उसी संगम में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोल देते हैं संगम लिटरेचर। और ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू संस्कृत सोर्सेज we have some of the earliest Tamil text, तमिल में लिखी गई थी, found in the corpus of the Sangam literature. This was produced over a period of 3 to 4 centuries by poets who assembled in college, ये बताया मैंने, colleges में आते थे, assemble होते थे, patronized by chief or king. Such colleges were called Sangam. ठीक है, and the literature produced in these assemblies is known as the Sangam literature. ठीक है, और कुछ संगम लिटरेचर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक है 82 गाय, ठीक है, ये है 8 एंथोलॉजीज। 8 एंथोलॉजीज मतलब वही 8 बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं इसमें, मेनली कंटेन्स पोएम्स ऑन लव एंड वॉर, 82 गाय। दूसरा है पडिनेन किन कल्लू,
Padinen kin Kannaku. Okay, so it means 18 minor works are mostly moral and either messages is known as the Bible of तमिल लैंड. तो इसको पडिनेन किन कन्नकू को बाइबल लैंड भी बोलते हैं, इसको तमिल लैंड की बाइबल भी बोलते हैं. ये दो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा. इससे बहुत हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किसने लिखी है, या तो ऑथर बताओगे आप या फिर ऑथर दे रखा होगा तो इसको इससे मैच करना होगा. तो ये बस इतना याद रख लो. सिल्ला पर्डिकरम, बहुत अजीब से नाम है. इलांगो अडिकल ने लिखी थी. उसके बाद मनी मेकलाई, ये है सीतलाई सतनर. ये याद करने पड़ेंगे. ओके, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं. कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, या फिर कभी बोल देते हैं आप इसमें बताओ कि कौन सी किसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो सही है. करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना होगा. तो बस इतना ध्यान रख लो. ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है और फाउंडर कौन है, ये उनके फाउंडर्स है. ठीक है. तो न्याय किसने किया है? अक्षपदा गौतम, वैशेषिका उलुका कन्नड़, सांख्या फिलोसफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे तो ज्यादातर क्वेश्चन देखे हैं. सांख्या कपिल सेज थे, उन्होंने किया था. योग पतंजलि, मीमांसा जायमिनी, वेदांता बदरन्या, इसको कैसे भी आप प्रोनाउंस कर लो. 6 फिलोसफीज है. ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी फिलोसफी से कितनी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी होती है, तो क्वेश्चन आता है, देखा गया है. तो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, ये उनके नाम है, एंड दीज आर द फाउंडर्स. देन फॉरेन अकाउंट्स. इंडियन अकाउंट्स के साथ साथ फॉरेन अकाउंट्स भी है. फॉरेन अकाउंट्स का मतलब जैसे जो बाहर के लोगों ने हमारे इंडिया के बारे में कुछ हमें जानकारी दी है, उससे भी हमें काफी कुछ पता चला है कि इंडियंस का किसके साथ ट्रेडिंग रिलेशंस चलते थे. फॉरेन बुक इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड रेलेवेंट टू इंडिया, कौन कौन सी है? पहला एक क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये एक बुक का नाम है. ग्रीक में लिखी गई थी और ये बताता क्या है? रोमन ट्रेड के बारे में बता रहा है इन द रेड सी, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशंस के बारे में. रोमन ट्रेड, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी. कुछ इंडियन पोर्ट्स के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है कि उस टाइम पे इंडियन पोर्ट्स भी हुआ करते थे, अब उसी टाइम से स्टार्ट हो रखा है. टॉलमीज ज्योग्राफी, ये भी एक टॉलमी सबको पता है ऑथर, इन्होंने ज्योग्राफी ये लिखी थी. इसमें ये ग्रीक में लिखी गई है और इसमें है क्या? मेंशंस द फ्लरिशिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर. वहां था पेरिप्लस में कि रोमन ट्रेड कहाँ का हो रहा है? रेड सी में, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन में. टॉलमीज में क्या, टॉलमीज की ज्योग्राफी में क्या लिखा गया है? इंडिया और किसके बीच में? रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड हो रहा है इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. देन प्लिनीज नेचुरलिस हिस्टोरिया, ये भी एक प्लिनी ऑथर, इन्होंने लिखी है नेचुरलिस हिस्टोरिया. रिटन इन लैटिन में लिखी गई है, इन द लैटिन, दोबारा आ गया, एंड टेल्स अस अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली. बेसिकली आपको याद क्या करना है? नाम पता होने चाहिए किसने लिखा है, दैट्स इट, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी. अब ये फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस ये क्वेश्चंस दे रखे हैं. ये क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये एसएससी नहीं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है. ठीक है. हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री. विच बुक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल बुक एंशिएंट इंडिया? ये तो डबल स्टार है क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि फर्स्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल बुक, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की कोई हमें बुक समझ में आई है जो क्रोनोलॉजिकली लिखी होगी, सब राजाओं के बारे में, 10 किंग्स के बारे में, कश्मीर किंग्स के बारे में लिखी गई है, वो है राजतरंगिणी. राजतरंगिणी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बनता है, राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हना. कल्हना ने लिखी है और कहां से एसोसिएटेड है? तो कश्मीर से. These many questions are relevant to राजतरंगिणी. राजतरंगिणी बाय कल्हना कश्मीर में 12th सेंचुरी में लिखी गई थी. फर्स्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल बुक है.
Who deciphered Brahmi script for the first time? अभी मैंने बताया था जेम्स प्रिंसेप के बारे में जब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे थे। तो जेम्स प्रिंसेप 1837 AD में इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर करी थी। और कौन सी डिसाइफर नहीं हो पाई है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इंस्क्रिप्शंस है, जो पिक्टोग्राफ में लिखे गए, वो डिसाइफर नहीं हो पाया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और एक क्वेश्चन रिवाइज कर लो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। और दूसरी होती है खारोष्टी स्क्रिप्ट, वो कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, इधर की तरफ, ऐसे यहां से शुरू करेंगे। वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द वर्ड भारत? ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, खारावेला किंग से एसोसिएटेड था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बाय किंग खारावेला। ये इसमें भारत सबसे पहली बार भारत वर्ड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। Who prepared the first chronological history of ancient India? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये chronologically लिखी गई है, तो V.A. स्मिथ, ठीक है। Which dynasty is mentioned in वायु पुराण? जो पुराण है हमारे, उसमें वायु पुराण में कौन सी डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है? तो वो है हमारी गुप्ता डायनेस्टी। ये आपको बाय हार्ट चीजें लर्न करनी है, कभी भी क्वेश्चन अटक सकता है। Which dynasty is described in the अर्थशास्त्र of कौटिल्य? ये तो इजी क्वेश्चन है। Mauryan dynasty. In which text is the oldest history of Jainism found? Oldest history of Jainism, सबसे पुरानी कल्प सूत्र में लिखी गई है। और किसने लिखी है? भद्रबाहु। भद्रबाहु से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। भद्रबाहु ये जैन ही है, जैन धर्म को मानते थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है, he was a spiritual leader of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य। कल्प सूत्र, ठीक है, ओल्डेस्ट हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म कल्प सूत्र में लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कल्प सूत्र लिखी किसने है? तो भद्रबाहु ने लिखी है। एक भद्रबाहु से ही इसी से क्वेश्चन निकल गया, पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, जिससे इनसे मिलके, भद्रबाहु से मिलके वो जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ही वॉज स्पिरिचुअल लीडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Then which dynasty is mentioned in विष्णु पुराण? जैसे वायु पुराण में हमने देखा गुप्ता डायनेस्टी थी, विष्णु पुराण में मौर्यन डायनेस्टी मेंशन्ड है। Which book is considered the oldest and an evidential book in स्मृति टेक्स्ट? मनुस्मृति। इसमें क्या होता है? सारे लॉज और फिलोसफी लिखी गई है, रूल्स रेगुलेशंस मेंशन्ड है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या तुम्हें फॉलो करना चाहिए। Then in which text is wife called the अर्धांगिनी of her husband? कौन से टेक्स्ट में लिखा गया कि वाइफ अर्धांगिनी होती है? तो शतपथा ब्राह्मण, जो हमने कल अभी हमें थोड़ी देर पहले ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से शतपथा ब्राह्मण मैंने अभी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 ब्राह्मणाज में ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या लिखा गया है? अर्धांगिनी ऑफ हर हस्बैंड, की वाइफ क्या है? अर्धांगिनी है। किस में लिखा गया? शतपथा ब्राह्मण। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। विच रूलर इज रिलेटेड टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? ये तो एक रिवीजन हो गई एक तरीके से। अभी हमने देखा था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, फर्स्ट टाइम क्या मेंशन्ड है वर्ड? भारत। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, एंड इट इज एसोसिएटेड विद कलिंग रूलर खारावेला। By which name is the travelogue of इब्न बतूता फेमस? इब्न बतूता ने कौन सी लिखी है? रेला जर्नी। जब हम मेडिवल में पहुंचेंगे तब इस बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। In which university did ह्यून सांग studied बुद्धिज्म? ह्यून सांग आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और ये इन्होंने बुद्धिज्म पढ़ा है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नालंद यूनिवर्सिटी, नालंद विश्वविद्यालय। In which book did ह्यून सांग mention? अच्छा ये वाला हो गया हमारा, नहीं। In which book did ह्यून सांग mention his travel description? क्या बुक लिखी है? बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है, ह्यून सांग की बुक का नाम बता दो, CU की, बस। Who is the author of the Arabian book किताबुल हिंद? वहां रेला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। यहाँ पे एक अरेबियन बुक है किताबुल हिंद, ये किसने लिखी है? अल बिरूनी। अल बिरूनी 11th सेंचुरी के ईरानियन स्कॉलर है।
मिडीवल में इनकी बातें बहुत ज्यादा होने वाली है। Which kingdom did Marco Polo visited? मार्को पोलो भी एक इटालियन ट्रैवलर, यूरोपियन ट्रैवलर हो सकते हैं, वो आए थे, पांड्या किंगडम में आए थे। मनुस्मृति was translated into English by which name? अभी जो हमें मनुस्मृति के बारे में पढ़ा था ना कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसको। अब इंग्लिश में तो उसको मनुस्मृति नहीं बोलेंगे, कुछ जब ट्रांसलेशन पूरी बुक का हुआ है तो नाम का भी कर दिया जाए। तो उस नाम का जो ट्रांसलेशन हुआ है ना वो है अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज कब हुई थी? 1776 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया मनुस्मृति को, तो इसका नाम क्या बन गया? कोड ऑफ जेंटू लॉज, 1776। व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? पहले तो ये समझना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी क्या या है क्या। विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स ने एस्टैब्लिश की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने क्या सोचा कि मैं ओरिएंटल स्टडीज को फॉलो करूंगा, उनको स्टडी करूंगा, ओरिएंटल जो टेक्स्ट है उनको स्टडी करूंगा। ओरिएंटल टेक्स्ट का मतलब होता है जो ईस्ट की टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे हमारे हिंदूज की है और कुरान है, इस्लामिक है, तो ये सब चीजों को वो फॉलो करेंगे। और उसके बाद वो हमारे एक्चुअली बेसिकली जो हमारा लॉस्ट क्या कह सकते हैं उसको, एक एनवायरनमेंट है, वैदिक एनवायरनमेंट जो लॉस्ट हो गया था, उसको रिवाइव करना चाह रहे थे या उसको पढ़ना चाह रहे थे, उनको समझना चाह रहे थे, हमारे पिछली लाइफ को पढ़ना चाह रहे थे कि हम किस तरह से रहते थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसी दौरान बना गया है, इसी मोटिव के साथ बना गया था। तो बना कब था ये बना गया है 1784 कैलकाटा में बना है, ठीक है, 1784 इन कैलकाटा। Who established Sir William Jones? इसमें उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, इनकी थोड़ी बहुत मदद इनकी ली गई है लेकिन ज्यादा नाम इनका ही चलेगा, विलियम जोन्स। 1784 कैलकाटा में बनाई गई थी। Who translated अभिज्ञान शकुंतलम into English? हमने देखा था ना किसने लिखी थी ये लिखी थी कालिदास ने। कालिदास किसके कोर्ट पोएट थे? चंद्रगुप्त टू के थे। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसने इंग्लिश में लिखी थी? तो सर विलियम जोन्स 1789 में लिखी गई थी। वैसे इतना नहीं पूछेंगे बट थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क। भगवत गीता को इंग्लिश में किसने किया? चार्ल्स विल्किंस इन 1785। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद करने ही पड़ेंगे, अच्छे से फिक्स कर लो, बार बार रिवाइज करते चलोगे तो ये याद हो जाएंगे। When was an Asiatic Society of Great Britain was set up in London? तो ग्रेट ब्रिटेन का तो 15 मार्च 1823 वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ है, एंशिएंट सोसाइटी इंडियन स्क्रिप्चर्स वर ट्रांसलेटेड ऑन अ मैसिव स्केल ऑल टुगेदर इन 50 वॉल्यूम्स, मतलब 50 वॉल्यूम्स में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है अंडर द नेम ऑफ सेक्रेड बुक। एक बहुत इजी शब्दों में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट किसने लिखी है? सिंपल आंसर होगा मैक्स म्यूलर। ये आपको बताया गया है कि इसमें 50 वॉल्यूम्स हैं और सारे जितने भी एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उनकी ट्रांसलेशंस है 50 वॉल्यूम्स में। तो भाई पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, और जितनी भी हमारी एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स है अच्छी अच्छी उसको उन्होंने निकाला है, उसको ट्रांसलेट करा है। 50 वॉल्यूम्स में वो ट्रांसलेट हुई है और उसका नाम क्या है? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट के हो गए ना हम लोग, वहां से वेस्ट से, अगर हम यूरोप से देखें तो सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट मैक्स म्यूलर ने लिखी थी। ये बहुत डबल स्टार। फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन ईरान इंस्क्रिप्शन सागर मध्य प्रदेश ऑफ भानुगुप्त 510 AD। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानने वाला ये है कि सबसे पहले सती, सबको पता है सती होता था, ठीक है, वाइफ्स को अपने जो हस्बैंड के फ्यूनरल पे उनको अपना ऐसे कर देना था, अपनी बॉडी को जला देती थी बेचारी। तो जो सबसे पहला एविडेंस सती के बारे में मिला है 510 AD में मिला है। लेकिन कौन सी, जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिसमें सबसे पहले ये मेंशन था। जैसे कि हमने भारत देखा, सबसे पहले मेंशन हाथी गुम्फा में था, ऐसे ही सती सबसे पहले कहाँ मेंशन्ड है? तो वो है ईरान इंस्क्रिप्शन।
ERAN, ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में है, पर्टिकुलरली सागर इसको जगह होगी मध्य प्रदेश में। वहां पे किसने करवाया था? भानुगुप्त। भानुगुप्त, ये इंपॉर्टेंट। एक भानुगुप्त कि नाम क्या है, किसने करा है? भानुगुप्त। सती कहाँ फाउंड हुई है, कौन से इंस्क्रिप्शन में? उस इंस्क्रिप्शन का नाम बताना है, तो ईरान इंस्क्रिप्शन है। और अगर सिर्फ आपसे जगह पूछ ली जाए, आपसे इंस्क्रिप्शन भी नहीं पूछ रहे, नाम किसका, इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया वो भी नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा जगह बता दो, तो MP, MP इज द प्लेस। फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ द सती इज फाउंड इन ईरान इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे? सागर मध्य प्रदेश, ऑफ भानुगुप्त इन 510 AD। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। So with this important fact, we are ending this here only. उसके बाद हम धीरे धीरे subsequent chapters में और lectures में अच्छे से डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे सारे facts को, concepts के साथ साथ facts को भी पढ़ते चलेंगे, जिससे कि सिर्फ concept पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो जाओ, तो facts भी पढ़ेंगे। Till then आप रिवाइज करते रहिए और फिर हम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? ओके, बाय।